आपका आज की इस वीडियो में। तो भाई जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि भाई WWE अब इंटरनेशनल टूर्स को एक्सटेंड करना चाहता है। तो भाई ऐसे में जितने भी WWE के सुपरस्टार हैं जो कि भाई यूएसए से बाहर जिनका मतलब के होम टाउन है, तो भाई सब यहाँ पर चाह रहे होंगे कि भाई हमारे मुल्क में जो है वो ये चीज़ करवाई जाए। तो भाई उन्हीं सुपरस्टार में से एक नाम है बेकी लिंच का। तो भाई बेकी लिंच ने रिसेंटली WWE को आयरलैंड में एक इवेंट करवाने के बारे में कहा, और ना सिर्फ बल्कि उन्होंने यहाँ पर उनको एक वेन्यू भी दिया कि हाँ भाई ये सारा कुछ जो है वो वेन्यू होगा, तो भाई आप यहाँ पर जो है वो आओ। उन्होंने कहा कि भाई जब हम यूके और यूरोप में जाते हैं और भाई दोनों यहाँ पर काफ़ी क्लोज हैं, तो क्यों ना भाई आयरलैंड में भी जो है वो ये चीज़ करवाई जाए। और भाई सिर्फ बेकी लिंच ही आयरलैंड से नहीं है, फिन बैलर हमारे आयरलैंड से है, शेमस हमारे आयरलैंड से है, मतलब काफ़ी बड़े बड़े सुपरस्टार है भाई जो कि आयरलैंड से है। तो भाई ऐसे में अगर WWE इस चीज़ की तरफ जाती है और भाई आयरलैंड में अपना इवेंट करवाती है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा WWE को फ़ायदा दे सकता है। अब देखते हैं बहरहाल भाई बेकी लिंच की ये जो ख्वाहिश है ये WWE पूरी करती है और क्या आयरलैंड में हमें एक इवेंट देखने को मिलता है या नहीं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और भाई कल डायनामाइट के शो में जो टोनी खान है उन्होंने आगे कहा कि भाई नेक्स्ट वीक एक अनाउंसमेंट होगी जो कि भाई AEW की हिस्ट्री की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट होगी, और उसके बाद से एक स्पेकुलेशन की जा रही है, और वो है दोस्तों के गोल्डबर्ग आने वाले हैं AEW में। तो भाई इसके बारे में जो डिस्को इन्फेंट है उन्होंने यहाँ पर कहा, उन्होंने मतलब उनका यहाँ पर क्या रिएक्शन था, तो उन्होंने कहा कि भाई जो तुम्हारा गोल्डबर्ग है भाई वो काफ़ी ज़्यादा पैसे लेगा, चाहे वो भाई लिमिटेड मैचेस के लिए आएगा और पैसे भाई वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज करेगा। और भाई अब वैसे भी उसकी जितनी उम्र है तो भाई उसके पास इतना तो टाइम है नहीं कि भाई वो बहुत ज़्यादा मैचेस AEW के लिए ऑफर कर सके, कुछ मैचेस ही वो लड़ सकता है। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि मुझे नहीं लगता कि भाई AEW को इस डिसीजन की तरफ जाना चाहिए और गोल्डबर्ग को अपनी कंपनी में लाना चाहिए। तो भाई आपको क्या लगता है कि भाई वाकई जो गोल्डबर्ग है उनका टाइम ख़त्म हो चुका है और भाई उनको WWE में ही रहना चाहिए जितना भी उनका करियर रह गया है, या आपको लगता है कि भाई ये चीज़ अगर AEW करती है तो ये एक होम रन होगा AEW के लिए? तो आप इसमें जो भी आपका रिएक्शन है आप मुझे बताएं। ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स की बात करते हैं। तो भाई ब्रॉक लेसनर ने कोडी रोड्स के ऊपर एक दफ़ा नहीं अब दूसरी दफ़ा अटैक किया है, और भाई दोनों दफ़ा हमें कोई रीज़न यहाँ पर एक्सप्लेन ही नहीं की ब्रॉक लेसनर ने कि भाई क्यों मैंने ये जो अटैक है ये किया है। तो भाई इसके पीछे एक स्पेकुलेशन की जा रही है, वो ये है कि भाई जो हमारे कोडी रोड्स हैं उनसे भाई यहाँ पर पिस ऑफ हो चुके हैं ब्रॉक लेसनर, क्योंकि भाई यहाँ पर जो कोडी रोड्स हैं उन्होंने रोमन रेंज को हराया नहीं था रेसलमेनिया में। तो भाई वो उनको इसके लिए मतलब देख रहे थे कि भाई जहाँ पर कोडी रोड मैच हरा देगा तो भाई कोडी काफ़ी एक लाइट अपोनेंट है, क्योंकि भाई वैसे तो ब्रॉक लेसनर चैलेंज नहीं कर सकते रोमन रेंज को। तो भाई वो एज ए कपिल मतलब कह लेना कि एक बीच में भाई रुकावट थी जो कि भाई यहाँ पर कोडी रोड्स हल कर सकते थे, लेकिन भाई अब कोडी रोड उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए। तो भाई ब्रॉक लेसनर उन चीज़ों का सारा गुस्सा अपने मतलब उन पे निकाल रहे हैं, क्योंकि भाई जो कोडी कह रहा है कि भाई जो मेन इवेंट पिक्चर थी भाई उससे जो है वो लेसनर हट गया है। भाई बड़ी बकवास सी भाई ये रीज़न है। एक्चुअल रीज़न क्या है भाई ब्रॉक लेसनर ने अभी तक हमें बताई नहीं है, लेकिन भाई स्पेकुलेशन इसके बारे में की जा रही है कि भाई ये रीज़न हो सकती है वो रीज़न हो सकती है। तो वैसे क्या रीज़न भाई लगेगी जो भाई एक्चुअल में रीज़न लगे भी कि हाँ भाई ये चीज़ है, क्योंकि भाई मल्टीपल मैचेस इनके दरमियान में दिखाई जा रहे हैं, लेकिन कभी भी ये बताया ही नहीं गया कि एक्चुअल इन दोनों के दरमियान भाई मसला क्या है, क्यों जो है वो ब्रॉक लेसनर इस तरह से कोडी रोड्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो भाई बड़ी अजीब सी स्टोरी लाइन है, लेकिन भाई मैचेस देखने में मज़ा आएगा, ये बात अलग है। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बेकी लिंच के बारे में बात करते हैं। तो रिसेंटली बेकी लिंच से पूछा गया कि भाई उनकी ग्रेटेस्ट राइवल कौन है WWE में, तो उन्होंने यहाँ पर नाम लिया शार्लेट फ्लेयर का। उन्होंने कहा आई थिंक वी हैव हैड सच अ स्टोरीड हिस्ट्री आई थिंक दैट्स ऑलवेज गोइंग टू बी द फ्यूड द पीपल कम बैक टू एंड थिंक ऑफ अस। तो भाई शार्लेट फ्लेयर को जितना मर्जी हेट करे WWE यूनिवर्स, लेकिन भाई एक बात तो है भाई यहाँ पर काफ़ी कंपेटिटर्स हैं जिनकी बेस्ट फ्यूड शार्लेट फ्लेयर के साथ ही हमेशा आई है। जैसे कि हम साशा बैंक्स की भी बात करें तो भाई साशा बैंक्स की भी जो शार्लेट फ्लेयर के साथ स्टोरी लाइन थी भाई वो काफ़ी मज़ेदार थी, और भाई बेकी लिंच ने भी इसी चीज़ को कहा कि भाई मेरी भी जो ग्रेटेस्ट राइवलरी है वो है भाई शार्लेट फ्लेयर के साथ। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई रिसेंटली फ्रेडी प्रिंस जूनियर से पूछा जाता है कि भाई जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके मैचेस तो भाई आप देखते ही होंगे। तो बैड बनी के मैच के बारे में उन्होंने सबसे पहले तो तारीफ़ की कि भाई काफ़ी ज़्यादा ये बढ़िया मैच था, और उन्होंने भाई सब सेलिब्रिटीज़ को यहाँ पर रेफर करके कहा कि भाई मुझे समझ नहीं आता कि भाई ये जो सेलिब्रिटीज़ है ये किस तरह से रिंग में परफॉर्म करती हैं, मतलब बिल्कुल ही ये डिफरेंट एक करियर है जो कि भाई उन्होंने ये ऑप्ट किया है। तो उन्होंने कहा कि भाई पता नहीं शायद वो पहले से ही बहुत ज़्यादा एथलेटिक होते हैं कि भाई इस तरह वो बिल्कुल डिफरेंट करियर को जो है वो मतलब चूज़ कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि भाई इस टाइम काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई बैड बनी ज़्यादा जो है वो बढ़िया है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई अभी क्योंकि बैड बनी ने रिसेंट में ही मैच किया इसलिए शायद लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन भाई लोगन पॉल भी रिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उसके मूव्स भाई काफ़ी रियल मतलब लगते हैं और काफ़ी क्लीन होते हैं। उन्होंने कहा कि भाई लोगों ने भी जो सेथ रोलिंस के साथ मैच दिया रेसलमेनिया में वो इनक्रेडिबल था, और भाई बैड बनी ने भी जो चीज़ की बैकलैश में वो भी इनक्रेडिबल थी। और लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक चीज़ कही कि भाई बैड बनी और डेमियन प्रीस्ट ने जिस तरह से स्टोरी लाइन जो है अपने मैच में दिखाई वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी एज़ कम्पेयर टू
सेथ रॉलिंस वर्सेस लोगन पॉल। तो भाई इसके ऊपर डिबेट हो सकती है, आपका क्या रिएक्शन है इसके बारे में आप मुझे बताएं। उसके अलावा भाई बेकी लिंच से पूछा गया इसके बारे में कि सेलिब्रिटीज़ भाई रिंग में आती हैं तो भाई क्या वो चीज़ें मतलब डिज़र्व करती हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मुझे लगता है कि भाई सिर्फ रेसलर्स को ये चीज़ करनी चाहिए, रेसलर का काम है यहाँ पर आके वो रेसलिंग करे, क्योंकि भाई हम यहाँ पर पूरा साल इसके लिए मेहनत करते हैं, हमें कोई भी दिन ऑफ नहीं होता, मतलब पूरे 52 वीक्स साल के भाई हम पूरा यहाँ पर काम करते हैं। और ये सेलिब्रिटीज़ क्या करती हैं भाई, कुछ हफ्तों के लिए आते हैं और भाई पैसे भी अलग से लेके चले जाती हैं और इनकी पॉपुलैरिटी भी इतनी ज़्यादा हो जाती है जो कि भाई यहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जो मतलब कि प्रोफेशनल रेसलर हैं तो भाई हमें ही ये चीज़ जो है वो करनी चाहिए, क्योंकि भाई हम अपना जो है वो ब्लड हार्ट सब कुछ भाई इस कंपनी के लिए लगाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई वो इस चीज़ के लिए ज़्यादा डिजर्विंग है। वैसे भाई उनका ये कहना बनता भी था, क्योंकि रिसेंटली भाई सेथ रॉलिंस की लोगन पॉल के साथ मतलब फ्यूड हुई और भाई वहाँ पे सेथ रॉलिंस का भी यही कहना था, तो इसीलिए भाई बेकी लिंच का भी यहाँ पर यही कहना है। तो भाई आपको क्या लगता है भाई, सेलिब्रिटीज़ ये सारी चीज़ें डिज़र्व करते हैं या नहीं, आप इसके बारे में भी मुझे बता सकते हैं। हल्क होगन की एक रीसेंट भाई ट्वीट आप देख सकते हैं भाई, यहाँ पर उनकी आप फिज़ीक भाई चेक करें, मतलब आप भाई क्या ही इसको कहेंगे भाई। उन्होंने लिखा है ट्रेन फॉर द फ्यूचर, परफेक्ट वन टास्क, देन यूज स्किल्स टू परफॉर्म एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी बॉडी भाई कितनी ज़्यादा यहाँ पर जैक्ड अप है, तो भाई लगता नहीं है कभी से भाई कि हल्क होगन इतनी एज के जो है वो हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भाई अभी तक उन्होंने अपने आप को मेनटेन करके रखा हुआ है, जो कि भाई काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, तो क्या एज बनने वाले हैं फर्स्ट एवर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। तो भाई कल एज अपने ट्विटर पर एक वीडियो लगाई भाई, जहाँ पर अपने वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के मैच के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह से भाई एजे स्टाइल्स के साथ उनकी राइवलरी रह चुकी है पहले, और रे मिस्टीरियो के साथ तो भाई उनका मतलब कि करियर जब से स्टार्ट हुआ है भाई तब से ही रे मिस्टीरियो के वो साथ है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये मैच मेरी मतलब करियर का भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मैच है और जो कि वो उनको लगता है कि भाई वो जीतेंगे भी। और उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के बारे में बात करते हुए कहा कि भाई ये वही टाइटल लगता है मुझे जो कि भाई मैंने कभी लॉस ही नहीं किया था, ये बिग गोल्ड वाला टाइटल है, ये बिल्कुल उसी तरह से टाइटल है और भाई मुझे ये लगता है कि भाई ये टाइटल मुझे जीतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई सीधी बात है कि भाई मेरे पास इतना ज़्यादा अब टाइम मुझे पता है कि मेरे करियर में बचा नहीं है, तो भाई करियर खत्म होने से पहले मुझे ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। और साथ में भाई एंड में उन्होंने फैंस को भी थैंक यू किया भाई, जो फैन उनकी जर्नी में हमेशा से उनके साथ रहे हैं, हमेशा उनको सपोर्ट करते रहे हैं। तो भाई एज काफ़ी एक बड़े कंपेटिटर हैं कि भाई वो अगर चैंपियन बन जाए तो रॉलिंस वर्सेस एज मैच अगर होता है भाई मैं इसको देखने के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ। वैसे लोगों को मैंने देखा है भाई यहाँ पर सोशल मीडिया पर ज़्यादा लोग एजे स्टाइल्स वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच देखना चाहते हैं। मैं पर्सनली बात करूँ तो भाई मुझे एज के साथ मैच देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। एज वो बंदा है जिसने कभी वो चैंपियनशिप हारी नहीं थी, रॉलिंस वो है भाई इसको लोग इस वक्त पसंद कर रहे हैं, तो भाई इन दोनों का मैच काफ़ी मज़ेदार होगा और देखेंगे भाई कि कौन फिर बनता है चैंपियन। वैसे इसके बारे में आज वीडियो भी आएगी कि भाई कौन यहाँ पर चैलेंज करने वाला है सेथ रॉलिंस को, किसको करना चाहिए ज़्यादा, किसको देखने में मज़ा आएगा, तो भाई वो शाम को वीडियो आएगी। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई ब्रॉक लेसनर बनाने वाले हैं एक रिकॉर्ड नाइट ऑफ चैंपियंस में और भाई ये अपना ही रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया। तो भाई जैसा कि हम सबको पता है कि भाई इस साल का ये 5th पेपर व्यू होने वाला है और भाई ब्रॉक लेसनर ने 2003 के बाद पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि भाई किसी साल में कंसेक्यूटिवली उन्होंने 5 पीपीवीज में मतलब कि उन्होंने मैच लड़ा है। तो भाई इस साल हम देखें तो भाई हर पीपीवी में अभी तक जो ब्रॉक लेसनर है वो आए हैं। सबसे पहले हम रॉयल रंबल की बात करें, वहाँ पर भी वो आए, एलिमिनेशन चैम्बर में भी आए, रेसलमेनिया में भी आए, बैकलैश में भी आए और अब नाइट ऑफ चैंपियंस में भी वो आने वाले हैं। तो भाई उन्होंने ये रिकॉर्ड अपना तोड़ दिया है और लास्ट ईयर भी भाई उन्होंने इस तरह का रिकॉर्ड बनाने के काफ़ी करीब थे, क्योंकि भाई लास्ट ईयर भी उन्होंने 4 कंसेक्यूटिव पीपीवीज में जो है वो कम्पीट किया था। डे 1 से लेकर भाई रेसलमेनिया तक 4 पीपीवीज में वो लगातार आए थे, लेकिन इस साल भाई उन्होंने वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और भाई 5 कंसेक्यूटिव उनकी अपीयरेंसेस हो गई हैं। अब पता नहीं क्या भाई आगे भी ये चीज़ कंटिन्यू रहती है या 5 पर रुक जाती है, लेकिन भाई ये चीज़ ब्रॉक लेसनर की तरफ से आना भाई काफ़ी बड़ी बात है, जो कि भाई एक पार्ट टाइमर है। पार्ट टाइमर होने के बावजूद भी भाई कंसेक्यूटिव 5 पीपीवीज में आना ये काफ़ी एक बड़ी चीज़ है ब्रॉक लेसनर के लिए। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, तो भाई क्या रोमन रेंज और ट्रिपल एच आने वाले हैं फेस टू फेस स्मैकडाउन में। तो भाई जैसा कि हम सबको पता है कि भाई पॉल हेमन ने 2 हफ्ते पहले कहा था कि भाई रोमन रेंज जब स्मैकडाउन पर आएगा बैकलैश के बाद तो वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के बारे में अपने कमेंट्स करेगा और साथ भाई जो भी उनका उसोस के साथ है भाई उसको भी वो जो है वो लेके चलेंगे। तो अब भाई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के बारे में वो क्या कहेंगे भाई, वो वैसे कम्पीट तो नहीं कर सकते। अब भाई इसके पीछे कुछ स्पेकुलेशंस है जो कि की जा रही है। अब सबसे पहली स्पेकुलेशन तो ये है कि यहाँ पर ट्रिपल एच आके जो है वो ये कह सकते हैं कि हाँ भाई मेरे ब्लड लाइन के
किसी भी बंदे को इस टूर्नामेंट में क्यों नहीं रखा गया। सोलो सिकोवा बहुत ज़्यादा डिजर्विंग सुपरस्टार है यहाँ पर, जे उसो मेन इवेंट उसो है वो काफ़ी डिजर्विंग है, उनको क्यों नहीं रखा गया। और भाई दूसरी चीज़ जो कि यहाँ पर वो कर सकते हैं, वो यहाँ पर ट्रिपल एच को कॉल आउट कर सकते हैं और फिर वो सीधा उनसे कह सकते हैं कि भाई जब मेरे पास दोनों चैंपियनशिप है तो भाई तुम्हें यहाँ पर तीसरा टाइटल लाने की क्या ज़रूरत है, क्या भाई तुम्हारे पास स्टार खत्म हो गए हैं। मैं तो कहता हूँ कि भाई मुझे कोई आए और भाई हरा के जाए तो क्या भाई तुम्हारे पास बिल्कुल ही स्टार खत्म हो गए हैं कि भाई अब तुम्हें मुझसे छुटकारे के लिए एक नई चैंपियनशिप जो है वो लानी पड़े। और भाई ट्रिपल एच यहाँ पर फिर उनको सारे सिचुएशन को बताएं कि भाई दो नेटवर्क्स हैं तो भाई दोनों नेटवर्क के साथ हमें जो है यहाँ पर चलना पड़ता है और भाई तुम्हारी यहाँ पर दादागिरी नहीं चलेगी कि भाई जो तुम चाहोगे वैसा हो, हमारी मर्जी है भाई, हम जब जो है वो वर्ल्ड चैंपियनशिप एक लेके आना चाहें तो भाई हम ला सकते हैं। तो इस तरह से भाई स्पेकुलेशन की जा रही है कि भाई ट्रिपल एच को कॉल आउट कर सकते हैं रोमन रेंज। तो भाई अगर ये चीज़ होती है ये काफ़ी बढ़िया होगी। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।